Hello, and a very good morning to all my dear students. Dear students, today I will be teaching you about liquidity preference theory propounded by Keynes. बच्चों, आज हम कीन्स के द्वारा प्रतिपादित तरलता पसंदगी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट, इसे हम डिमांड फॉर मनी के सिद्धांत के रूप में भी पढ़ते हैं। पिछले कुछ क्लासेस में मैंने आपको मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के बारे में काफ़ी कुछ बताया था और हमने दो सिद्धांतों का अध्ययन भी किया था, फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत एवं कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित मुद्रा परिमाण सिद्धांत, जिसे नकद शेष राशि समीकरणों के साथ हमने पढ़ा। फिर आता है कीन्स का लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, जो हम कह सकते हैं कि रीफॉर्मुलेशन है या रीस्टेटमेंट है डिमांड फॉर मनी थ्योरी का इकोनॉमिक्स में। तो लेट अस ऑल स्टार्ट विद आवर थ्योरी। बच्चों, पहले हम देखेंगे कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट या ब्याज के लिए या नकद के लिए, तरलता के लिए जो अधिमान है लोगों का, जो प्रवृत्ति है, उससे हम क्या समझते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे The determinants of the equilibrium interest rate in the classical model are the real factors of the supply of saving and the demand for investment. On the other hand, in the Keynesian analysis, determinants of the interest rate are the monetary factors alone. बच्चों, पहले हम यह जान लें कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं ब्याज दर के निर्धारण की, तो कीन्स के पहले प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने ब्याज दर के निर्धारण के संबंध में अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो उनके अनुसार ब्याज की दर किसी भी अर्थव्यवस्था में निर्भर करती है सप्लाई ऑफ सेविंग, बचत की पूर्ति से और निवेश के मांग से। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार ब्याज की दर किससे निर्धारण होती थी? वास्तविक कारकों से या वास्तविक कारणों से। और वह क्या थे? बचत के लिए पूर्ति, बचत की पूर्ति, like supply of savings and the demand for your investment. So as per the classicals, it was, these two were the determining factors to determine the rate of interest. But Keynes ने क्या प्रयोग में लिया? उन्होंने समझाया और बताया कि ब्याज की दर के निर्धारण के मौद्रिक कारण होते हैं। मॉनेटरी फैक्टर्स को इंक्लूड किया, जिसमें डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा के लिए मांग और मुद्रा की पूर्ति वाले कारकों को शामिल किया। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैं पहले बता चुकी हूँ। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री J.M. कीन्स ने 1936 में प्रकाशित अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में किया। कीन्स के अनुसार ब्याज दर पूर्णतः एक मौद्रिक घटना है। उनके अनुसार ब्याज की दर मुद्रा की पूर्ति एवं मुद्रा की सापेक्षिक शक्तियों या हम कहें मांग की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। वही बात इसमें कही है। Keynes analysis concentrates on the demand for
and supply of money as the determinants of interest rate. According to Keynes, the rate of interest is purely a monetary phenomenon. Interest is the price paid for borrowed funds. हम कह सकते हैं ब्याज क्या है? ब्याज कीमत है, या इसको हम सरल रूप में कहें, ब्याज वह कीमत है जो कि धन की नकद रूप में रखने की इच्छा तथा प्राप्त नकदी की मात्रा में समानता स्थापित करती है. वही बात इसमें कही, पीपल लाइक टू कीप कैश विद देम रादर देन इन्वेस्टिंग कैश इन असेट्स, दस देयर इज अ प्रेफरेंस फॉर लिक्विड असेट या लिक्विड कैश. फिर इसमें यही बात बताई कि कैसे लोग, people out of their income intend to save a part. How much of their resources will be held in the form of cash and how much will be spent depend upon what Keynes calls liquidity preference. Cash being the most liquid asset, people prefer cash, and interest is the reward for parting with liquidity. Very interesting point here to be noted. इंटरेस्ट क्या है? ब्याज क्या है? लिक्विडिटी से, तरलता से या तरलता के त्याग के लिए एक पुरस्कार है, रिवॉर्ड है, कि जब आप अपने असेट्स को तरल रूप में ना रख के कहीं निवेश करेंगे तो आपको उसके बदले ब्याज या इंटरेस्ट मिलेगा. जैसे इसमें देखिए, नकद मुद्रा की मांग को तरलता पसंदगी कहा जाता है. मुद्रा को कई रूपों में रखा जा सकता है, किंतु विभिन्न रूपों में सबसे तरल रूप नकद मुद्रा है, क्योंकि नकद मुद्रा को ही जब चाहे इच्छानुसार प्रयोग कर सकते हैं. इस प्रकार नकदी को कीन्स ने तरलता का नाम दिया. फिर देखिए, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री यह मानते थे कि मुद्रा केवल विनिमय माध्यम के रूप में कार्य करती है और एक निष्क्रिय वस्तु है, परंतु कीन्स के अनुसार मुद्रा विनिमय माध्यम के साथ साथ मूल्य संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू का भी कार्य करती है. फिर हम कह सकते हैं कि बहुत और भी इसके रूप हैं, तरल रखने के कारण हैं. जैसे अब ये जो इम्पोर्टेंट बात था कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ब्याज की दर, इज़ द रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी. तो कीन्स के अनुसार हम कह सकते हैं किसी निश्चित अवधि के लिए तरलता के त्याग का पुरस्कार ही ब्याज की दर है. ठीक है, इस बिंदु को आप प्लीज़ ध्यान से देखिए और अपने नोट्स में लिखिएगा कि किसी निश्चित अवधि के लिए तरलता के त्याग का पुरस्कार ही ब्याज है. अब हम देखेंगे, जैसे कीन्स ने बताया है कि डिमांड फॉर मनी को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, तो मुद्रा की मांग किन किन कारणों के लिए की जाती थी, मोटिव्स क्या थे मुद्रा की मांग करने के लिए. तो कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों द्वारा ब्याज का निर्धारण होता है. तो इसलिए हम पहले डिमांड फॉर मनी के बारे में देखेंगे कि ये क्यों किया जाता था. देखिए, डिमांड फॉर मनी इज़ नॉट टू बी कन्फ्यूज विद द डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट पीपल कंज्यूम, बट सिंस money is not consumed, the demand for money is a demand to hold an asset. कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग का अभिप्राय मुद्रा की उस राशि से है जो लोग अपने पास तरल रूप में रखना चाहते हैं. कीन्स के अनुसार लोग मुद्रा को नकद या तरल रूप में रखने की मांग 3 उद्देश्यों से करते हैं. तो इसमें यह भी ध्यान रखना है कि ये वस्तु के लिए मांग की तरह नहीं पढ़ा जाएगा. मुद्रा के लिए मांग अलग तरीके से, क्योंकि किन कारणों से किया जाता है उस रूप में हम अध्ययन करेंगे. फिर देखिए, द डिज़ायर टू लिक्विडिटी या द डिज़ायर फॉर लिक्विडिटी और डिमांड फॉर मनी अराइजेज बिकॉज ऑफ 3 मोटिव्स. 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 3 मोटिव्स फॉर लिक्विडिटी होते हैं, वो हम देखेंगे. द नंबर 1 मोटिव to hold money in the form of cash is your transactionary demand, or we can say the transactionary motive, जिसे हिंदी में कहते हैं सौदा उद्देश्य. फिर है precautionary motive
एंड वी कैन से प्रिकॉशनरी डिमांड. इसे हम कहते हैं प्रिकॉशनरी डिमांड के लिए कहा गया है दूरदर्शिता उद्देश्यों के लिए. Then comes the speculative demand and the speculative motive for demand for money. सट्टा उद्देश्य के लिए. Then यही यहाँ पर एक एरो के रूप में टेबुलर फॉर्म में दिया है 3 uses of cash for your current expenditure, for precaution against unforeseen expenditure, to make profit by speculation. अब इन तीनों उद्देश्यों को हम एक एक करके समझेंगे. सबसे पहले आपका आता है ट्रांजैक्शंस डिमांड फॉर मनी. ठीक है, देखिए, मनी इज नीडेड फॉर डे टू डे ट्रांजैक्शंस. As there is a gap between the receipt of income and spending, money is demanded. Incomes are earned usually at the end of each month or fortnight or week, but individuals spend their incomes to meet day-to-day transactions. बहुत ही आसान. सौदा उद्देश्य क्या है? यह है रोज़मर्रा के कार्यों के लिए मुद्रा की मांग से इसका अर्थ निकाला जा सकता है. मान लीजिए व्यक्तियों को आय एक निश्चित अवधि के बाद मिलती है, जबकि व्यय करने की आवश्यकता दैनिक जीवन में प्रतिदिन पड़ती रहती है. इस प्रकार आय प्राप्त करने के लिए जो भी हम स्रोत हैं उनको हम शामिल करेंगे सौदा उद्देश्य के लिए, और आय को प्राप्त करके हम रोज़मर्रा के या दैनिक जीवन के एक्टिविटीज़ को पूरा करते हैं. प्राप्त करने तथा व्यय करने के बीच एक अंतर भी है, कह सकते हैं. फिर देखिए, दूसरे शब्दों में दैनिक लेन देन करने के लिए व्यक्तियों द्वारा नकद मुद्रा की कुछ मात्रा सदैव अपने पास रखी जाती है ताकि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके. इस प्रकार एक अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्ति, परिवार और फर्में दैनिक खर्चे के लिए जो मुद्रा की मांग करते हैं उसे हम सौदा उद्देश्य वाली मांग कहते हैं. ओके, यही बात इसमें समझाई है कि पेमेंट्स और स्पेंडिंग are made throughout a period and receipts or incomes are received after a period of time. An individual needs active balance in the form of cash to finance his transactions. This is known as transaction demand for money or need-based money, which directly depends on the level of income of an individual and businesses. अब ध्यान देने योग्य बात यह है यहाँ पर कि यह मांग किन तत्वों पर निर्भर करती है. तो सबसे पहला तो हम यही देखेंगे कि ट्रांजैक्शंस डिमांड फॉर मनी जो है वह इनकम पर निर्भर करती है, जिसे हम सिंबॉलिकली कह सकते हैं TDM is the function of income, your money income. People with higher incomes keep more liquid money at hand to meet their need-based transactions. In other words, transaction demand for money is an increasing function of money income. बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर ध्यान देने योग्य. सौदा उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग की जाती है वह फलन है और सीधा डायरेक्ट कह सकते हैं या बढ़ता हुआ फलन है किसका? मौद्रिक आय का. ठीक है, तो जब आपकी मौद्रिक आय बढ़ेगी तो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए जो मुद्रा की मांग की जाएगी वह भी बढ़ेगी. यहाँ पर इनका जो रिलेशनशिप है वह पॉजिटिव है, अर्थात धनात्मक है और एक ही दिशा की ओर बढ़ेगा, और इनका जो वक्र बनेगा वह भी पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा, धनात्मक ढाल लिए हुए. वो इक्वेशन मैंने आपको अभी बताई दी है. फिर हम देखते हैं प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी. जो सेकंड आपका डिमांड फॉर मनी है वह है आपका प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी. अब देखिए, प्रिकॉशन से ही, वर्ड से ही आप समझ रहे हैं कि दूरदर्शिता या अनिश्चितता है.
some uncertainty is there in, like, is behind this motive. Future is uncertain. That is why people hold cash balances to meet unforeseen contingencies like sickness, death, accident, danger of unemployment, etc. The amount of money held under this motive, called idle balance, also depends on the level of money income of an individual. अब देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं तो हम देखेंगे कि भविष्य की अनिश्चितताओं जैसे बेकारी, बीमारी, बेरोजगारी, दुर्घटना, मृत्यु आदि की दशाओं में सुरक्षित रहने के लिए अथवा भविष्य में सामाजिक रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए व्यक्ति नकद मुद्रा की मात्रा अपने पास रखना चाहता है। नकदी का संचय भी अनिश्चित भविष्य के प्रति सतर्कता के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, तो इन सब कारणों से हम दूरदर्शिता उद्देश्य की मुद्रा की मांग करते हैं और यह मांग भी मौद्रिक आय से धनात्मक रूप से संबंधित है। The precautionary demand for money is also positively related to your money income. Okay, here also we can say people with higher incomes can afford to keep more liquid money to meet such emergencies. This means that this kind of demand for money is also an increasing function of money income. यहाँ पर भी हम देख सकते हैं PDM is the function of your money income. Okay? फिर आता है महत्वपूर्ण बिंदु जो है स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी। सट्टा उद्देश्य से प्रेरित जो मुद्रा की मांग है, यह ध्यान देने की बात है क्योंकि कीन्स ने इस तरह की मांग को पहली बार लोगों के सामने प्रदर्शित किया। प्रिकॉशनरी मोटिव कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने इसके बारे में बता दिया था, लेकिन स्पेक्युलेटिव मोटिव के बारे में केन्स ने ही विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की। This sort of demand for money is really Keynes' contribution. The speculative motive refers to the desire to hold one's assets in liquid form to take advantages of market movements regarding the uncertainty and expectation of future changes in the rate of interest. हम कह सकते हैं कि इस तरह की मांग का विवरण सबसे प्रथम किसने दिया? कीन्स ने दिया और इसकी मार्केट फ्लक्चुएशंस, बाज़ार की जो उच्चावच हैं उनके अनुसार, प्रत्याशाओं के अनुसार इसकी मांग को किया जाता था। देखते हैं कैसे। The cash held under this motive is used to make speculative gains by dealing in bond and securities whose prices and rate of interest fluctuate inversely. बहुत ध्यान देने योग्य बात। अब देखिए कैसे व्यक्ति अपने पास नकद मुद्रा इसलिए भी रखना चाहता है ताकि भविष्य में ब्याज की दर या हम कहें बॉन्ड तथा प्रतिभूतियों की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों का वह लाभ उठा सके। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार भविष्य के संबंध में बाजार की तुलना में अधिक जानकारी द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए उद्देश्य को सट्टा उद्देश्य कहा गया। व्यक्ति सट्टा उद्देश्य के अंतर्गत क्या करता था? नकद मुद्रा की मांग इस इच्छा से करता है जिससे व्यक्ति बॉन्डों या बॉन्ड्स आदि की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों का लाभ उठा सके। फिर हम देखेंगे कि इनमें बॉन्ड्स की कीमत में और इंटरेस्ट रेट में विपरीत संबंध होता है। कैसे? इफ़ बॉन्ड प्राइजेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज, अगर बॉन्ड्स की जो कीमत है वह बढ़ने की या इंक्रीज़ होने की प्रत्याशा लगाई गई तो
और इससे क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए गिरेगा, तो पीपल विल नाउ बाय बॉन्ड्स एंड सेल व्हेन देयर प्राइसेस राइजेस टू हैव अ कैपिटल गेन। जब बॉन्ड्स की कीमत भविष्य में बढ़ने की आशा होगी तो लोग आज की तारीख में बॉन्ड्स को खरीदेंगे, और जब प्राइसेस बढ़ जाएंगी तब उन बॉन्ड्स को बेच करके पूंजीगत लाभ प्राप्त करेंगे। In such a situation, bond is more attractive than your cash. इस अवस्था में बॉन्ड क्या है, ज़्यादा अट्रैक्टिव या आकर्षित करने वाला कारक बन सकता है। Contrarily, इसके विपरीत, if bond prices are expected to fall, मान लीजिए बॉन्ड्स की कीमत भविष्य में गिरने की संभावना या प्रत्याशा नज़र आती है, इससे क्या होगा, पीपल विल नाउ सेल बॉन्ड्स टू अवॉइड कैपिटल लॉस। जब लोगों को लगेगा कि आने वाले भविष्य में बॉन्ड्स की कीमत गिर सकती है तो लोग आज की तारीख में बॉन्ड्स को बेचेंगे और तरलता की तरफ बढ़ेंगे, कैश वापस प्राप्त करेंगे। इन सच अ सिचुएशन कैश इज़ मोर अट्रैक्टिव दैन बॉन्ड। इस अवस्था में नकद ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है बॉन्ड्स की तुलना में। Thus, at a low rate of interest, liquidity preference is high. जब ब्याज की दर कम होती है या नीची होती है प्रेजेंट में, तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस तरलता के लिए जो अधिमान है वह अधिक होता है, और जब ब्याज की दर ज़्यादा होती है, एट a high rate of interest, securities are attractive. हम प्रतिभूतियों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं जब ब्याज की दर अधिक होती है। Now it is clear that the speculative demand for money varies inversely with the rate of interest. इसलिए हम कह सकते हैं कि speculative demand for money किसका फलन है, ब्याज की दर का। पहले वाले दो मोटिव्स किसके फलन थे, आय के, जिसे हम मौद्रिक आय कहते हैं, और स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है वह फलन है ब्याज की दर का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे इन तीनों मोटिव्स को मिला करके टोटल डिमांड फॉर मनी का निर्धारण किया जाता है। फिर हम सप्लाई ऑफ मनी को भी देखेंगे, अध्ययन करेंगे, और दोनों की इंटरसेक्शन से हम पाएंगे कि ब्याज की दर का निर्धारण किस बिंदु पर होता है। Thank you so much for listening to this video.